बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इंडिया और पाकिस्तान ने नए टैंक्स हासिल किए हैं और इस खित्ते में हथियारों की दौड़ बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पे जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उसने एक ख़बर लिखी है, उसका मैं हवाला आपको देता हूँ, फिर मामला आगे बढ़ जाएगा और मैं आपको बताऊँगा कि इंडिया ने कौन से टैंक्स हासिल किए हैं, पाकिस्तान ने कौन से टैंक्स हासिल किए हैं, उनमें से बेहतर कौन से हैं। इंडिया के पास इस वक्त कितने टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास कितने हैं, क्योंकि इंडिया को दो महाज़ों के ऊपर या दो फ्रंट्स के ऊपर सामना करना पड़ता है दुश्मन का, एक चाइना और एक पाकिस्तान। वो कितने टैंकों को पाकिस्तान के साथ एंगेज कर सकता है और कितने टैंकों को चाइना के साथ एंगेज कर सकता है, ये बड़ा सवाल है। ये इंडियन मिलिट्री ज़्यादा जानती है, लेकिन कुछ चीज़ें सामने आई हैं। एक तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है बड़ा क्लियरली कि कॉम्बो ट्रबल, कि ये ट्रबल जो है ये मुश्तरका तौर पे एक कॉम्बो बन के आया है। वी हैव टू प्रिपेयर टू लिव विद चाइना पाकिस्तान ग्रे जोन टैक्टिसेस पॉसिबली फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों के जो ग्रे जोन टैक्टिसेस हैं उनके साथ लंबे अरसे तक रहने के लिए तैयार रहना होगा या अपने आप को तैयार करना होगा। इंडिया ये बात समझ गया है कि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी है और वो उस दोस्ती की कीमत चुका सकते हैं। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि इंडिया चाइना के साथ एक फुल फ्लैज जंग में जाए और पाकिस्तान चाइना को अकेला छोड़ दे, या ऐसा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के साथ इंडिया एक फुल फ्लैज जंग में जाए और चाइना पाकिस्तान को अकेला छोड़ दे। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती एक अगली सतह तक चली गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने और चाइना ने दोनों ने मिलकर अपने दिफा को जोड़ लिया है। यानी तैयारे मिलकर बनाते हैं, टैंक्स मिलकर बनाते हैं, दीगर हथियार मिलकर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इनका इश्तराक है और फ़ौजी तरबियत एक साथ होती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स का तजुर्बा बहुत है लड़ने का, वो चाइना को गाइड करते हैं। कुछ चीज़ों में चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वहाँ वो पाकिस्तान को हेल्प आउट करते हैं। और ख़ास तौर पे पहाड़ों पे लड़ने का और लद्दाख जैसे इलाके में लड़ने का यहाँ चाइना को कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज़ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक किया है और हमारी फ़ौज ने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बतौर सहाफ़ी मैं जानता हूँ, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, हमारी मुलाकात भी होती रहती है। मैं खुद सियाचिन 2 दफ़ा गया हूँ और यहाँ जो बॉर्डर्स हैं वहाँ का मैंने दौरा भी किया है। तो इंडियंस बहुत पुराने हैं, बड़े तजुर्बाकार हैं, लेकिन पाकिस्तानी उनके साथ उसी दौर से लड़ रहे हैं, तो इनका तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है। जबकि चाइनीज़ इस लड़ाई में नए थे और अब चाइनीज़ बहुत बेहतर हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको हर वो चीज़ बताई है जो इंडियंस के ख़िलाफ़ उनके काम आ सकती है। इस वक्त जो इंडिया ने टैंक हासिल किया है उसको कहते हैं K9 थंडर। लगभग 100 के करीब टैंक्स इंडिया ने लिए हैं। ये साउथ कोरिया या जिसको आप जनूबी कोरिया कहते हैं उनके बनाए हुए टैंक्स हैं। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं। इस टैंक का वज़न कितना है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये लगभग 47 टन का ये टैंक है, 12 मीटर लंबा है और 3.4 मीटर ये चौड़ा है। इसकी जो हाइट है ज़मीन से वो 2.73 मीटर है। ये ज़्यादा हाइट का टैंक है। टैंक की हाइट जितनी कम हो ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, उतना ज़्यादा इसको छुपाने में आसानी रहती है। अमेरिकन का जो स्टैंडर्ड है वो 2.4 मीटर्स के बराबर है, वो कम है। लेकिन ये जो इंडिया ने कोरियन टैंक लिया है ये ज़रा थोड़ा ऊंचा है, और कोरिया क्योंकि वहाँ की टेरेन मुख्तलिफ है, वहाँ का इलाका मुख्तलिफ है, तो वहाँ पे थोड़ा ऊंचा टैंक चल जाता है। बहरहाल इसके अंदर 5 बंदों के बैठने की गुंजाइश है, एक कमांडर, एक ड्राइवर और गनर, और साथ ही साथ 2 लोडर्स इसके अंदर हो सकते हैं। और अच्छी खासी फायरिंग रेंज भी है इसकी, जबकि इसकी जो रफ्तार है वो 67 किलोमीटर फ़ी घंटा है। और जो ऑपरेशनल रेंज है, यानी जहाँ तक जाके ये ऑपरेशन कर सकता है लगातार, वो 360 किलोमीटर तक जाके ये इफेक्टिवली अपना काम कर सकता है। और 20 हॉर्स पावर से बड़ा इसका इंजन है, तगड़ा इंजन है। जबकि आप आ जाए VT4, ये पाकिस्तान ने शामिल किया है। आज ही ये खबर आई है, पाकिस्तान ने ये चाइना से टैंक लिया है, चाइना के साथ इश्तराक है पाकिस्तान का, आपको पता है। और ये टैंक ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू K9 टैंक से, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और चाइना मिलकर चीज़ें बनाते हैं तो यहाँ पे कीमत वैसी पड़ती नहीं है। JF-17 थंडर इस टाइप का तैयारा अगर पाकिस्तान दुनिया में कहीं से भी ले तो पाकिस्तान को इतना महंगा पड़ता है कि पाकिस्तान और चाइना जब मिल के बनाते हैं तो उतने में 3 तैयारे बन जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का एक फ़ायदा है कि खुद मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान कर रहा है चाइना के साथ मिलकर। ये अगस्त 2020 में पाकिस्तान ने जो है वो लिया था चाइना से पहली मरतबा।
सितंबर 2020 में इसको फौज में शामिल कर दिया गया था। अब इसका ताज़ा फ्लीट आया, उसको हिस्सा बनाया गया है और पाकिस्तान लगभग 100 के करीब टैंक ये भी हासिल कर रहा है, VT4। और इसमें ये नोरिंको कंपनी है, चाइना की, एक ये हथियार बनाती है, छोटे और बड़े हर तरह के हथियार। तो ये इस कंपनी का ये हाई टेक वॉर के लिए एक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस एक टैंक है जो जून 2012 में पहली मरतबा सामने आया था। जदीद टैंक है, नया टैंक है और इसका वज़न भी इंडियन टैंक से ज़्यादा है, 5 टन ज़्यादा है। ये 52 टन इसका वज़न है और रिमोट कंट्रोल, और इसके अंदर एक पूरा स्टेशन मौजूद है वेपन्स का जो रिमोट कंट्रोल के साथ कंट्रोल हो जाता है। और ये चीन इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान, थाईलैंड और नाइजीरिया, इन मुल्कों के पास ये टैंक है। इसकी स्पीड भी इंडियन टैंक से ज़्यादा है, K9 से ज़्यादा स्पीड है। ये 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जाता है, जबकि जो इंडियन है वो 67 किलोमीटर फ़ी रफ्तार से जाता है। और इसकी रेंज, इंडियन जो रेंज थी मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव जहाँ तक जाके वो अटैक कर सकता है वो 360 किलोमीटर है, जबकि इसकी 500 किलोमीटर तक रेंज है। इंजन इसका छोटा है, लगभग 1500 हार्स पावर का इंजन है, लेकिन ये फ्यूल कंजम्पशन उतनी बेहतर होगी और क्योंकि इसको बनाया बड़े जदीद टेक्नोलॉजी के साथ है। तो ये स्टेबलाइज्ड फायर कंट्रोलर इसके अंदर मौजूद है, थर्मल इमेजिंग साइट सिस्टम इसके अंदर मौजूद है, लेज़र रेंज फाइंडर इसके अंदर मौजूद है और साथ ही साथ एयर कंडीशन है और एक वार्निंग सिस्टम भी है, यानी लेज़र थ्रेट वार्निंग सिस्टम है कि अगर कोई चीज़ आपके ऊपर अटैक करती है तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर से एक डिफेंसिव सिस्टम है जो काम कर रहा है, वो निकल के कोई गोला आपकी तरफ आ रहा है, कोई मार्टर आ रहा है, कोई और हथियार आपकी तरफ मूव कर रहा है, कोई रॉकेट आ रहा है, तो उसको रास्ते में तबाह करने की सलाहियत भी मौजूद है इसके अंदर लगे हुए हथियारों में। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो नए टैंक्स ले रहे हैं और उस माहौल में रह रहे हैं जब चाइना के साथ उनकी टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडिया के पास लगभग 4200 से कम टैंक्स हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा टैंक्स ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा टैंक ऐसे हैं जो आउटडेट हो चुके हैं, बहुत पुराने हैं और वहाँ उनको तब्दील करने के लिए अब उनको बहुत बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जबकि 2000 से ज़ायद उनके टैंक्स जदीद हैं, नए हैं, जबकि पाकिस्तान के पास टोटल 2200 टैंक्स हैं, बल्कि अब ज़्यादा हो जाएंगे और इनमें से बेशतर टैंक्स, आधे से ज़्यादा टैंक्स जदीद हैं। कुछ टैंक्स जो हैं वो पुराने हैं लेकिन उनको अपडेट किया जा रहा है। पाकिस्तान टैंक्स खुद भी बनाता है, अल-ज़र्रार टैंक है, अल-खालिद टैंक है, तो पाकिस्तान इसके अंदर काफ़ी खुद कफ़ील है। इंडिया ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ख़रीदता है और उसको महंगे पड़ते हैं। लिहाजा अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो चाइना के साथ बहुत सारे टैंक्स और बहुत सारे हथियार उनको एंगेज करने पड़ते हैं, तो पाकिस्तान के मुकाबले में जब वो अपने हथियारों को लेकर आता है तो पाकिस्तान किसी लिहाज से भी कम नहीं है। और टैंक वैसे भी एक आउटडेट टेक्नोलॉजी होती चली जा रही है, ख़ास तौर पे जो एक आखिरी लड़ाई हमने देखी, यानी ये डेजर्ट में तो काम आएंगे, यानी सहराई इलाकों में काम आएंगे, फ़ौज को बहुत तेज़ी से मूव करना है तो डेजर्ट में ये बहुत अच्छा है, मैदानी इलाकों में बेहतर है, शहरी लड़ाई के अंदर ये बेहतर हो सकता है। लेकिन जहाँ तक बात है टैंक्स का अब उतना इफेक्टिव होने का जैसे वो दूसरी जंग अज़ीम में थे या उससे पहले या उसके बाद हुआ करते थे, अब टैंक का वो काम रह नहीं गया। एक जो आखिरी मुकम्मल जंग हुई है दुनिया में वो अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हुई है। उस जंग से दुनिया में लोगों ने एक चीज़ सीखी है कि ड्रोन एक ऐसा हथियार है जो बहुत सारे टैंकों के ऊपर अकेला भारी पड़ जाता है। यानी आर्मीनिया के पास बेशुमार टैंक्स थे, वो उन टैंकों को मैदान में लेकर आए और अज़रबैजान के बाद तुर्की के और इसराइल के बनाए हुए ड्रोन्स थे, उन्होंने उन ड्रोन्स के ज़रिए से आर्मीनिया के टैंक्स एक एक करके तबाह कर दिए और आर्मीनिया को शिकस्त दे दी। तो वो जो टैंक्स थे वो उनके लिए कॉफिन्स बन गए या उनके लिए मकबरे बन गए या ताबूत बन गए आर्मीनिया के फ़ौजियों के लिए, क्योंकि अज़रबैजान के पास उनके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के आर्मर्ड किस्म के ड्रोन्स थे, वो ऊपर से मारते थे सीधा बम, और जो ट्रेंच के अंदर छुपे हुए हैं फ़ौजी या कमीन गाहों के अंदर छुपे हुए हैं या जिन्होंने खंदकें खोदी हुई हैं वो सारे उनके रेडार पे थे और वो बड़े आराम से टारगेट करते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने चंद दिनों के अंदर जंग जीत के काराबाग को आज़ाद करवा लिया था। तो इसीलिए टैंक मुख्तलिफ महाज़ों पर ज़रूरी तो हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। पाकिस्तान भी उस पर काम कर रहा है और इंडिया भी उस पर काम कर रहा है, जबकि इंडिया के लिए मुश्किल ये है कि उसको 2 फ्रंट्स के ऊपर दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। वो एक फ्रंट के ऊपर अब जो उसकी ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। इस मामले में चाइना इतना आगे बढ़ गया है और उसकी बर्दाश्त इतनी कम हो गई है इंडिया को लेकर के इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट नायडू
उन्होंने जब दौरा किया अरुणाचल प्रदेश का तो वहाँ पे चाइना ने कंडेम किया। उन्होंने कहा जी ये मुतनाज़ इलाका है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कैसे आ सकता है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर सकता है या इंतज़ामी मामलात में मुदाखलत कर सकता है, ये चाइना का एरिया है, हमारा क्लेम है इसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश पे, लिहाजा ये ना किया जाए। और उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। अब इंडिया कहता है ये हमारा इंटरनल इशू है, हमारा मुल्क है, हम इसको कंडेम करते हैं, चाइना ज़्यादती कर रहा है, जबकि चाइना ये कह रहा है कि इसको हम किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया के लिए सिर्फ ये एक अकेली मुसीबत नहीं है, एक मुसीबत और भी है। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर इंडिया के अंदर से आई थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर बताता हूँ कि इस खबर की क्या दुर्गत बनाई है अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने। नरेंद्र मोदी सबसे बड़े जमहूरियत पसंद रहनुमा है, अमित शाह ने यह कह दिया। इंडिया के वज़ीर दाखिला और कुरान जमात बीजेपी के मरकज़ी रहनुमा अमित शाह का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इंडिया का आज तक का सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद रहनुमा उन्होंने करार दे दिया। यानी वो गांधी से भी बड़े, नेहरू से भी बड़े, इंदिरा गांधी से भी बड़े, सबसे बड़े जो जमहूरियत पसंद लीडर हैं वो नरेंद्र मोदी हैं बकौल अमित शाह के। 20 साल करियर हो गया नरेंद्र मोदी का और 20 साल में खून रेजी है जो रुक ही नहीं रही। मुसलमानों का और अक़लियतों का एक कत्ले आम है जो रुक ही नहीं रहा और एक जुल्म है जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। इस आदमी का जब से करियर शुरू हुआ है तब से एक तबाही शुरू हुई है। लेकिन इसके ऊपर फिर पूरी दुनिया के अंदर अब मीम्स बन रहे हैं, लतीफ़े गढ़े जा रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं आप, सबसे बड़ा जमहूरियत पसंद नरेंद्र मोदी, और लोग उस पर हंस रहे हैं, लोग उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं और पूरी दुनिया से इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इंडिया के अंदर से तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा दुर्गत बनाई है वो बनाई है न्यूयॉर्क टाइम्स ने। मोदी हुकूमत की दहशत गर्दाना कवानीन पर अपनी एक अलग किताब है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में जो लोग नाम नहाद इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पकड़े जाते हैं, आमतौर पर उनका मुकदमा शुरू होने से पहले कई साल उन्हें जेल में रखा जाता है। इनमें शामिल हज़ारों अफराद अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। माहिरीन का कहना है कि मोदी की हुकूमत ने इख्तलाफ राय और इजहार राय की आज़ादी पर अपनी एक अलग ही किताब बनाई हुई है। 2014 में ओहदा संभालने के बाद से मोदी ने ऐसे कवानीन पर तेज़ी से काम किया है जो हुक्काम को लोगों को हिरासत में लेने और हुकूमत के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काने वाले मुलज़िमान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का ज़्यादा इख्तियार देते हैं। यानी ऐसे कवानीन बनाए लोगों को काबू करो, कोई बोले ही ना। ये नरेंद्र मोदी का उसकी बुक ये है, उसका कानून ये है। सिर्फ पिछले चंद सालों में मोदी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो 8,300 से ज़ायद अफराद हैं और ये मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ। मकबूजा कश्मीर में तो वैसे ही तबाही फेर दी है इन्होंने। 2014 से पहले ये तादाद ना होने के बराबर थी। इस हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसा लगता है कि इख्तलाफ को रोकते रोकते कहीं सूरत कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। रियासत ने एहतजाज और दहशत गर्दाना सरगर्मियों की लाइन को धुंधला कर दिया है। यानी कोई हक मांगता है तो कहते हैं दहशतगर्द है। यानी उन्होंने ये कोई अपने हक के अंदर एहतजाज करे तो ये जमहूरी है। किसान एहतजाज कर रहे हैं उनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया, उनको बगावत के साथ जोड़ दिया। तो वो एहतजाज और दहशतगर्दी को धुंधला कर दिया है, ग्रे एरिया क्रिएट कर दिया है, जो भारत के अंदर ये तमीज़ ख़त्म हो गई है कि ये एहतजाज करके अपना हक मांग रहे हैं या दहशतगर्दी फैला रहे हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है। फिर इसी खबर के अंदर उन्होंने बहुत सारे कवानीन का हवाला दिया जो नरेंद्र मोदी ने बनाए और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के डाटा तक रसाई की, जैसे उन्होंने खुफिया तरीके से इसराइली सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया और उस पर उन्होंने बहुत सारे लोगों को ट्रेस किया, उनको ट्रैप किया, उनके मैसेजिंग के अंदर गए, उनके मोबाइलों के अंदर नकब लगाई, उनके डाटा तक एक्सेस हासिल की। तो ये सारी गैर कानूनी एक्टिविटीज़ और कार्रवाइयाँ जो ये फाशिस्ट मोदी और उसके रिजीम में हो रही हैं। तो नाज़रीन ये हथियार हैं जो भारत ने लिया, मैंने उसके बारे में आपको बताया। जो हथियार पाकिस्तान ने लिया उसके बारे में मैंने आपको बताया। ये दुनिया जंगों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सिर्फ एक इशू है कि भारत कश्मीरियों को उनका हक दे दे तो यहाँ से जंग हमेशा ख़त्म हो जाएगी। चाइना के साथ हटदर्मी छोड़े, जो इलाके चाइना के हैं वो उनको दे और जो अपने हैं उन पे अपना राज करे। दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करना बंद करे, ये हिंदुत्व का प्रचार बंद करे और सबको उनके मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदा रहने का हक दे भारत। तो इस खित्ते में अमन हो सकता है, एशियाई सदी का बड़ी आसानी से आगाज़ हो सकता है। लेकिन अगर इसी दौर में वो भागता जाएगा तो फिर हमें भी भागना पड़ेगा। ना हम अपनी गुर्बत दूर कर पाएंगे, ना भारत अपनी गुर्बत दूर कर पाएगा। और चीन तो वैसे ही एक ताकतवर और अमीर मुल्क है, वो तो इस जैसे चौंचले, लड़ाई झगड़ा, हथियार वो तो बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया, इनके लोगों को सोचना पड़ेगा, ख़ास तौर पे
इंडिया को कि वो इस जंगी जुनून में इस पूरे खित्ते को कहाँ ले जाना चाहता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।